द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए गणित के टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके 10 प्रश्न लिए गए हैं ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक एग्जाम कार्ड से लिए गए हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए यह बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस किताब को खरीद सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग रोज जो शाम को आपका जो प्रैक्टिस सेट आता है शाम को 7 बजे आता है। तो 7 बजे जो हम लोग गणित का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसका हमारा 3 मुख्य उद्देश्य होता है। पहला हमारा उद्देश्य है कि गणित में हमें नया कुछ ना कुछ रोज सीखना है, गणित को रटना नहीं है, गणित में हमें जादू भी नहीं देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको 2, 4, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके जादू दिखाते हैं। उनके जादू के चक्कर में मत पड़िए। 1-2 प्रश्न करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब तक आप गणित को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक गणित आपको नहीं आएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये हमें सीखना है भैया, रटना नहीं है और जादू भी नहीं देखना है। हमारा जो दूसरा उद्देश्य होता है कि आपके सुपर टेट के पेपर में गणित के 20 प्रश्न आते हैं, उसमें से कम गिरी से गिरी हालत में आपको 15 प्रश्न तो सॉल्व ही करना है। यानी गणित के 20 में से 15 नंबर आपको लाना ही है। यहाँ पर आपका कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। आप कहें कि हमें गणित नहीं आती है, गणित हमारा कमज़ोर है, हमने बचपन से गणित पढ़ा ही नहीं, ऐसा कोई भी बहाना आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक ना। क्योंकि आपका जो सुपर टेट का परीक्षा होगी उसमें आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन गणित में अगर कम नंबर रहेंगे तो मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली सुपर टेट में भी लगभग 4 लाख बच्चों ने अपने सुपर टेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, लेकिन नौकरी सिर्फ 69,000 को ही मिली है। सुपर टेट पास करने के बाद भी बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो मेरिट में नहीं आ पाए। उसका प्रमुख कारण यही था कि उनके गणित में नंबर कम थे। और अगला हमारा जो तीसरा मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम 6 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर आपके जो 20 प्रश्न आएंगे सुपर टेट में गणित के, उसमें से 6, 7 या 8 प्रश्न आपको मौखिक ही करना है अथवा विकल्प के माध्यम से करना है। अथवा अगर मौखिक अथवा विकल्प के माध्यम से ना भी कर पाए तो 1-2 लाइन में ही उसका आंसर निकाल लेना है। ये सारी चीज़ें आपको अगले 3 से 4 महीने, 5 महीने में सीख लेनी है, जब तक आपके सुपर टेट की परीक्षा नहीं हो जा रही है। तो बहुत सारे बच्चे तो अभी सो रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा का तब पढ़ेंगे, और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 1.5 से 2 महीने का आपको समय मिलेगा परीक्षा देने के लिए। उसमें सब लोग कहेंगे कि हमें गणित नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें संस्कृत नहीं आती है, तब सबका रोना चालू हो जाएगा। अभी समय है तो कोई पढ़ नहीं रहा है, लेकिन आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, जो लगातार वीडियो देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए हुए हैं। आप अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है फिर भी पढ़ रहे हैं, चाहे कम पढ़िए चाहे ज़्यादा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक ना। तो भैया इन 3 जो है उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। ये 3 उद्देश्य हम लोग हर जो है वीडियो में बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि आप अपने टारगेट से भटकने ना पाएँ। कम से कम गिरी से गिरी हालत में आपको सुपर टेट में 100 नंबर लाना है भैया। कैसे लाना है ये आप जानो, कौन सा विषय आपका मजबूत है, कौन सा कमजोर है, ये आप जानो। 100 नंबर कम से कम लाना, लेकिन 100 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा। सुपर टेट आप पास कर जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपके एकेडमिक यहाँ पर जोड़ना है। एकेडमिक जोड़कर आपको नंबर देखना है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। एकेडमिक जोड़ने के बाद कम से कम जो आपकी मेरिट जानी चाहिए वो 70 जानी चाहिए। कम से कम की बात हो रही है यहाँ पर। 70 के नीचे तो बात ही नहीं करना है। अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 70 के ऊपर ही ले जाना है आपको। 70 के नीचे बात ही आपको नहीं करना है, ठीक है। एकेडमिक और सुपर टेट के नंबर जोड़ के कम से कम आपको 70 तक पहुंच जाना है भैया, इतना करना ही है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। 1 मिनट। यहाँ पर आप जो ये प्रश्न देख रहे हैं ये हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं, तो पिछले प्रैक्टिस सेट में इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर।
तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा सीरियस बातें थी, इसलिए आप लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। जब दो संख्याएं दी होती हैं और इनका मध्यानुपाती निकालना होता है तो क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं और आपस में गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सॉरी 1 0 है, इसको दोबारा ही लिख देते हैं, 1 मिनट। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करते हैं भैया, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना भैया 0 9 है, 0 और 9 है, इसका गुणा करके हम लोग इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। जब मध्यानुपाती निकालना होता है, आपको दो संख्याएं दी होती हैं, दोनों को गुणा करके उसका गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 121 लिखा है तो दशमलव हटा दीजिए, 121 आया। ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यानी कि 2 0 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो बचा ऊपर 9, और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यानी कि 2 0 नीचे आ जाएगा, यानी कि 100 नीचे आ जाएगा आपका। इसको आप वर्गमूल के बाहर निकाल लीजिए। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। यहाँ पर नीचे वाले 100 का वर्गमूल 10 और नीचे वाले यहाँ पर 100 का वर्गमूल 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर बचा 33, नीचे बचा है 10 दहम्मा 100। तो नीचे 2 0 हैं, यानी ऊपर क्या होगा, आपके 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएंगे, तो 0.33 आपका आंसर रहेगा। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर सुपर टेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये ऐसी माताएं बहनों के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भाइयों के लिए सॉल्व कर रहे हैं जिन्हें गणित से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आप लोग साथ में बने रहिए, आपका बेड़ा जरूर पार हो जाएगा 3 से 4 महीने के अंदर। बेड़ा पार होने का मतलब आपको गणित में बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक ना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, तो इसका जो मान होता है वो 3abc होता है। मौखिक प्रश्न है, जैसा कि हमने बताया कि आपको 20 में से कम 6, 7 या 8 प्रश्न मौखिक लगाना है। तो देखिए एक प्रश्न आपको मौखिक मिल गया, लेकिन चलिए इसको समझ लेते हैं। एक फार्मूला होता है a क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू और माइनस के 3abc बराबर होता है a प्लस के b प्लस के c। ये एक ब्रैकेट में होता है, अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस के ab, यहाँ लिख देते हैं माइनस के bc माइनस के ca, ये अगले ब्रैकेट में होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न में a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, प्रश्न में यहाँ पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू दी गई है 0। तो जब इसका मान 0 हो जाएगा तो इधर की जितनी भी संख्याएं हैं सबका मान 0 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा a क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc। 0 का जब a यहाँ इस वाली संख्या में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी माइनस के बी सी माइनस के सी में गुणा करेंगे तो ये भी 0 ही हमारा हो जाएगा, यानी कि a क्यू प्लस के यहाँ पर हो गया भैया बी क्यू, यहाँ पर हो गया सी क्यू बराबर हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज दो तो 3abc। यही हमने यहाँ पर आपको पहले से ही बता दिया था। तो ये समझा भी दिया है कैसे, जब हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो उस कंडीशन में a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कैसे 3abc होता है, इसको बता भी दिया है। और इस चीज़ को रट भी लीजिए कि जब आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होता है वो 3abc होता है। इसको आप रट भी लीजिए, ये फार्मूला ही होता है। और ये कैसे आता है यहाँ पर ये भी बता दिया गया है। ये लंबा चौड़ा यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है इसको भी आप लोग रट लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है जब आप बीजगणित इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया इसका गुणनखंड क्या करना है। कक्षा 6 का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं, इसको आप लोग करो। कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है गुणनखंड करना। ठीक है, इसका आंसर 5x प्लस 3y आ जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप सभी लोग। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल आपको 12 और 35 दिया गया है, तो व्युत्क्रमों का योगफल निकालना। देखो कितना आसान सा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, तब तक हम यहाँ पर लिखते हैं। निकालना क्या है आपको, व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का जब आपको इस प्रकार से एक बार योगफल दिया है जिसका मान है 12, एक बार गुणनफल दिया है जिसका मान है कितना 35, जब इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा हो और आपको योगफल का फार्मूला निकालना हो, सॉरी व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला निकालना हो, तो जो योगफल दिया होता है उसको भैया ऊपर लिख दो, योगफल जो ऊपर लिख दो।
और नीचे लिख दो गुणनफल। लो आपका आंसर आ गया। करना कुछ नहीं है, जो प्रश्न में योगफल दिया है कितना है भैया 12, गुणनफल कितना दिया गया है भैया 35, इसको ऊपर लिख देंगे, गुणनफल को नीचे लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारे व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला होता है। फार्मूला ना भी करें तो भी आप सिंपल तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। 12 को ऊपर लिखना है, 35 को नीचे लिखना है, आपका आंसर आ गया। कहाँ पर है, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जब भी व्युत्क्रमों के योगफल निकालना हो तो जो योगफल दिया है प्रश्न में उसे ऊपर, जो गुणनफल दिया है उसे नीचे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, कोई कुछ यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ज्यादा ही आसान प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्न हम लोग करेंगे, यानी कि 10 में से 10 आपके सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब आसान प्रश्न ही दिए गए हैं। नीचे गए चित्र में x का मान निकालना है, तो आपको पता है ये एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं, किसी भी जो लाइन होती है, यहाँ पर ए और डी लाइन है, इसके एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं उनका टोटल कितना होता है, उनका टोटल 180 अंश होता है। ये तो आपको पता है। तो चलिए सारे x को जोड़ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 4x है, यहाँ से यहाँ तक आपका 3x है और यहाँ से यहाँ तक 2x है। तो 4 3 7 7 2 9, तो 9x की वैल्यू कितनी हो गई 180। 9 का भाग कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 दूनी 18 20। कहाँ पर है 20, विकल्प सी में है। कितना आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, x का मान निकालना था, x का मान हो गया 20। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सी का मान ज्ञात करो। चलो ठीक, अच्छा प्रश्न है ये। देखो भैया, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें बी जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये वाला तो 90 अंश है, इसको हटा दो। ए अनुपात बी, देखो कोण ए अनुपात बी का जो मान है 1:2 है, यानी ए का मान यहाँ 1 लिख दें और बी का मान 2 लिख दें। इसके कहने का मतलब है कि हमारा जो कोण होगा ए, उसका जस्ट डबल कितना होगा, सी होगा। सॉरी, ए अनुपात सी है यहाँ पर, तो ए अनुपात सी की वैल्यू है 1:2, यानी कि ए का मान, कोण ए का मान अगर 1 है तो सी का मान 2 होगा। इसका मतलब ये है अगर कोण ए को हम लोग x मान लें तो इसका जस्ट 2 गुना सी वाला कोण होगा जिसका मान 2x होगा। और ये बी वाला 90 तो है ये है, तो बी वाला जब 90 है तो ए और सी की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी, क्योंकि पूरे त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो ये तो 90 है ये है। यानी कि अगर हम लोग कोण ए और कोण सी को जोड़ें तो कितना होगा भैया 90 होगा। चलिए रख देते हैं, ए की वैल्यू हमने माना x, सी की वैल्यू माना है 2x, बराबर हो जाएगा 90। ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा कितना भैया 90। 3 का भाग कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। लेकिन हमें x नहीं निकालना था, हमें ये c वाला निकालना था। c की वैल्यू कितनी है 2x, तो x की वैल्यू 30 है, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 60 अंश आ जाएगा। 30 दूनी 60, पहले का जस्ट 2 गुना। कहाँ पर है, आपके विकल्प सी में है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। आज के प्रश्न सब आसान हैं। आज के 10 में से 10 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, और उसको आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आज आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें आप सभी लोग क्या गलती करेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो चतुर्भुज कैसे ही बना लो, ABCD आपको चतुर्भुज बनाना है। लो भैया, हमने चतुर्भुज बना लिया। इसका नाम लिख दो, ये A है, ये है B, ये है C, और यहाँ पर मान लेते हैं D। देखिए, पहले A है, फिर B है, फिर C है, D है, उसी क्रम में हमने लिखा है, और उसी क्रम में आपका ये अनुपात भी दिया गया है। गड़बड़ मत करिएगा। ABCD के क्रम में आपको अनुपात दिया गया है, यानी A का अनुपात है 4, B का है 7, C का है 10 और D का कितना भैया 15। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती से समांतर चतुर्भुज का फार्मूला लगाएंगे। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कोण B और कोण C का मान होता है। कोण B और प्लस कोण C का मान आपको निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज, देखिए B यहाँ कहाँ है भैया, यहाँ पर है। C कहाँ है भैया, यहाँ पर है। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज होता तो B प्लस C का मान 180 होता ही है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि जो एक लाइन पर बने हुए कोणों का योगफल 180 होता है। लेकिन ये कब होता है, जब समांतर चतुर्भुज होता है। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, सिर्फ चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला मत लगा देना, नहीं तो हो जाएगा गलत।
ठीक है। वैसे भी यहाँ पर विकल्प में किसी भी विकल्प में 180 नहीं दिया है, लेकिन मान लो अगर ये विकल्प आपका 180 होता तो जल्दबाजी में आप इसे टिक कर देते। ये नहीं करना, ये फार्मूला समांतर चतुर्भुज की होता है, यहाँ पर सिर्फ चतुर्भुज ही है, ठीक ना। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। अब चतुर्भुज में क्या होता है, अगर हम चारों कोणों को जोड़ दें, ए बी सी और डी, चारों कोणों को जोड़ दें तो हमारा आंसर जो टोटल कोण होंगे वो 360 होते हैं। चलिए, इनका अनुपात में वैल्यू दी गई है तो अनुपात में जोड़ लेते हैं। ये 4 है, 7 है, 10 है और 15 है। 15 4 19 और 7 हो जाए 26 और 10 हो जाए 36। तो अनुपात में जोड़ने पर हमारा 36 आ रहा है, लेकिन कोणों में कितना होता है 300। यहाँ पर छोटे छोटा आप अनुपात भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये 36 अनुपात है, ठीक है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, एक अनुपात की वैल्यू 10 अंश होगी, ठीक है। 36 का हमने दोनों तरफ भाग कर दिया तो एक अनुपात की वैल्यू 10 डिग्री होगी, 10 अंश होगी। हमें निकालना क्या है, b प्लस सी निकालना है, b प्लस सी का मान निकालना है। तो b का अनुपात कितना है, b का अनुपात है 7, c का अनुपात कितना है 10, यानी कि 17 अनुपात की क्या वैल्यू होगी ये हमें निकालना है। तो अगर इसी में हम लोग 17 का गुणा कर दें, 17 गुणा कर दें, ये 17 लिखा है, 1 मिनट, हाँ ये 17 लिखा है, 17 गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 170 डिग्री। आपका कहाँ पर है, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आपने समझा क्या करना है, आपको सबसे पहले अनुपातों को जोड़ लेना है, आएगा 36, टोटल कोण होता है 360, तो 36 का भाग करेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू 10 डिग्री आ जाएगी। अब निकालना क्या है, b का अनुपात है 7 और c का अनुपात है 10, यानी कि आपको 17 अनुपात की वैल्यू निकालना है। एक अनुपात की वैल्यू 10 डिग्री है, 17 अनुपात की वैल्यू 170 डिग्री होगी। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। समांतर चतुर्भुज वाला फार्मूला मत लगाइएगा, आपका प्रश्न यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, सिर्फ चतुर्भुज है। आगे बढ़ते हैं, देखो आजकल कुछ इस प्रैक्टिस सेट में ये आपके त्रिभुज के समांतर चतुर्भुज के कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 308 है, ठीक है। उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये प्रश्न आपको मौखिक करना है और मौखिक करना है। इसका आंसर कितना आएगा, 308 का आधा होता है 154, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन कैसे, चलिए समझा देते हैं। हमने कहा कि कुछ प्रश्न तो आपको मौखिक ही कर लेना है, तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन कैसे आएगा इसका आंसर उसको समझा लेते हैं। देखिए भैया, ये हमारा एक देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है समांतर चतुर्भुज। पहला वाला, इससे पहले वाला जो आपका प्रश्न था उसमें समांतर चतुर्भुज नहीं लिखा था, सिर्फ चतुर्भुज था। तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि ये जो भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु को मान लेते हैं। ये देखिए मध्य बिंदु है, तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कैसे हमारा चतुर्भुज बनता है उसको निकाल लेते। देखिए यहाँ पर ऐसे मिलाना, ऐसे नहीं सीधा सीधा नहीं मिला देना, ऐसे मिलाना है कि बीच में भी एक आपका चतुर्भुज बनने लगे, ठीक है। तो आपको निकालना है कि देखिए मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये बीच में जो बना है लाल रंग से, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि जो किनारे वाला बना है, किनारे वाला, इसके क्षेत्रफल का ये जो बीच में बना है वो आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। तो जो बड़े वाले चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कितना है, 308 है, उसका आधा कितना होता है, 154 होता है। इस प्रकार आपका जो आंसर 154 आएगा। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है कि किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, तो आपका 154 यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। जबरदस्त क्वेश्चन है कैलेंडर का, इसमें आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, और थोड़ा समझाने के बाद इस प्रकार के भविष्य में कोई भी प्रश्न मिलेगा तो उसको आप धुआं में उड़ा देंगे। चलिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए भैया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही समझना है। आपको क्या करना है समझ लीजिए। देखिए इस प्रश्न को पहले क्या करना है, आपको ऐसा करिएगा कि जो वर्ष दिया गया हो, आपको जो भी वर्ष दिया गया हो उसको 4 से भाग कर लेंगे। तो 4 से जब भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, ठीक है। तो शेष जब बचेगा तो वहाँ क्या करना है, देखिए क्या क्या आपका शेष बच सकता है ये लिखते हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। शेष यहाँ पर लिख देते हैं और जोड़ना है, यानी कि ये जो आपका 2007 है इसमें क्या जोड़ना है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं,
ठीक है। तो आपका कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो आपको 28 वर्ष जोड़ना है, 28 वर्ष जोड़ना है, ठीक है। जब आपका 1 बचेगा तो ऐसी कंडीशन में आपको कितना जोड़ना है, 6 वर्ष जोड़ना है, 6 वर्ष जोड़ना है। और जब आपका 2 बच जाए अथवा 3 बच जाए, चाहे 2 बचे चाहे 3 बचे, बचे मतलब शेष, तो आपको क्या जोड़ना है सॉरी 1 मिनट, आपको 11 वर्ष जोड़ना है। इसका क्या मतलब होता है, चलिए आप समझ लेते हैं। जो आपका वर्ष दिया गया हो उसको 4 से भाग कर देंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। जब शेष जितना बच रहा है उसी हिसाब से उतने वर्ष हम उसमें जोड़ देना है। अगर पूरा पूरा कट जाएगा यानी 0 शेष रहेगा तो 28 वर्ष जोड़ना है। अगर 1 शेष बचेगा तो 6 वर्ष जोड़ना है। अगर 2 शेष अथवा 3 शेष बचेगा तो वहाँ पर 11 वर्ष जोड़ना है। इसके कहने का क्या मतलब होता है भैया, इसके कहने का ये मतलब होता है कि जो आपका 2007 ये वर्ष दिया गया है इसको आप 4 से भाग करो, जरा करो, सेम वही कंडीशन है, 4 से भाग करना ना वर्ष को, तो 4 से भाग करो तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है। और 3 शेष बचने पर क्या करते थे, 11 जोड़ते थे। किसमें जोड़ते थे, 11, ये जो वर्ष लिखा है ना इसमें आप 11 जोड़ दो, इसमें आप 11 जोड़ दो तो कितना आ रहा है, 2000 आपका 18 आ रहा है। 2018 कहाँ पर है, विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर इसके विपरीत यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका 2005 होता। चलिए यहाँ पर एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर आपका लिखा होता, एक मिनट, यहाँ पर 2007 न लिखकर कितना लिखा होता, 2005, ठीक है, 2005 लिखा होता, तब आपको निकालना होता कि इसका निकटतम कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा। तो आप क्या करते हैं, देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, ये कैलेंडर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आंसर तो आपका आ ही चुका है लेकिन समझ लीजिए, अगर आपका 2005 वर्ष दिया होता तो 2005 को आप 4 से भाग करते तो 4 पंच 20, 4 एकम 4, आपका कितना बचा, 1 शेष बचता, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आता है, आपका 1 शेष बच रहा है। 1 शेष पे हम 6 वर्ष जोड़ते, यहाँ पर देखिए लिखा है, तो 6 वर्ष जोड़ते तो आपका 2011 आंसर होता, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपका 2005 ना देकर अगर आपका 2004 दिया होता तो क्या होता, तो यहाँ पर देखते हैं। आप क्या करते भैया, आप 2004 को यहीं पर कर लेते हैं, 4 से भाग करते तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 यानी पूरा पूरा कट जाता, पूरा पूरा कट जाता तो शेष कितना बचता, 0। शेष क्या बचता भैया, 0। तो इस कंडीशन में आप 2004 में कितना जोड़ते, 28 वर्ष जोड़ते। तो 8 4 12 के 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2032, तब आपका जो आंसर आता 2032 आता। तो उम्मीद है इस प्रश्न में आप लोगों ने 5 से 6 मिनट तक दिया है समय। अब इसके सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और इसको कॉपी पर उतार लीजिएगा। कैलेंडर के प्रश्नों को, घड़ी के प्रश्नों को और इन सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझा देंगे, चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे। परेशान ना रहिए, थोड़ा सा 1-2 दिन बीतने दीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। आप किसी चीज़ के लिए परेशान ना बन रहिए। अपने दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताते रहिए जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके और हम लोगों को भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप सभी लोग देख रहे हैं। ए का मान दिया गया है, इसको हम लोग नहीं टच करेंगे। बी का मान दिया है, इसको हम लोग नहीं टच करेंगे। सबसे पहले ए माइनस बी का मान निकालेंगे। तो ए माइनस बी क्या होता है, यानी ए में से बी घटाना है, ठीक है। लेकिन ए में से बी घटाने का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग सीधा सीधा गिनती लिख के घटा दें। ए माइनस बी का मतलब होता है कि हमें हमारा जो आंसर आएगा वो 1 2 3 4 यानी ए का जो मान है उसी में से आंसर आएगा। लेकिन हमें वो संख्या नहीं लिखनी है जो बी में हो। फिर से समझ लीजिए, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है ए माइनस बी का मतलब होता है कि आपको ए का मान लिखना है, आपको ए का मान लिखना है, लेकिन वो वैल्यू नहीं लिखनी है जो बी में भी हो। तो देखिए ए का मान 1 लिखेंगे, 1 तो बी में भी है तो इसको नहीं लिखना है। ए का मान अगर हम 2 लिखें तो 2 तो बी में भी, इसको भी नहीं लिखेंगे। ए का मान अगर हम 3 लिखें, ए की वैल्यू 3 लिखें तो 3 तो बी में भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ए की वैल्यू अगर 4 लिखें तो 4 हमारा बी में है ही नहीं, तो ए माइनस बी की वैल्यू सिर्फ 4 होगी,
फिर से समझ लीजिए a माइनस बी कैसे निकालते हैं। a माइनस बी में सिर्फ a का मान लिखते हैं, लेकिन उस संख्या को नहीं लिखते हैं जो b में होती है। ठीक, अब इसका जस्ट अपोजिट ये b माइनस a निकालते हैं। b माइनस a, तो b माइनस a में b आगे है, a पीछे है, यानी b का मान इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये b का मान तो लिखेंगे, ये b का मान तो लिखेंगे, लेकिन वो गिनती नहीं लिखेंगे जो a में हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ b का मान ही लिखना है, लेकिन उस गिनती को नहीं लिखना है जो a में हो। तो देखिए, अगर हम b का मान 1 लिखें तो 1 तो a में भी है, तो नहीं, इसको नहीं लिखना है। अगर b का मान 2 लिखें, 2 तो a में भी है, इसका नहीं लिखना है। अगर b का मान हम लोग 3 लिखें तो 3 तो a में भी है, इसको भी नहीं लिखना है। तो हमें b का ही मान लिखना था, ये a के 4 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, कोई भी संख्या नहीं मिली, यानी कि यहाँ पर जो ब्रैकेट होगा वो हमारा खाली रहेगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो b माइनस a हम लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से खाली है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है कि a माइनस के b और यूनियन मतलब पूरा b माइनस के a। इसका मतलब होता है भैया, जो आपने पहले a माइनस बी निकाला, ठीक, उसकी वैल्यू 4 आ गई। फिर b माइनस a निकाला, उसकी वैल्यू कुछ आई ही नहीं, कुछ नहीं, खाली स्थान है, खाली जगह है, कुछ नहीं आया है। तो अब यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को ले लो। तो अगर इन दोनों को लेंगे तो 4 तो रहेगा ही, वही खाली जगह है, खाली से क्या मतलब, कुछ है ये नहीं है। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a का मतलब कितना होगा, 4 होगा। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 4 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और यहाँ पर जाते जाते आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको अभी अभी जो प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया है कि मात्र 100 रुपये में जो आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। मार्केट से अगर कोई किताब खरीदने जाते हैं प्रैक्टिस सेट की, तो आपका लगभग वो 150 रुपये की पड़ती है। 150 रुपये में आपके 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं अथवा 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। इस प्रकार से जब आपका 1,500-2 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा, तो आपको लगभग मार्केट से 10 किताबें आप खरीद पाएंगे। तो आपको ज़्यादा रुपया खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको सभी प्रैक्टिस सेट जो हैं 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपये में दिए जा रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बता नहीं सकते हैं। आप जो है प्रैक्टिस सेट को परचेज करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपका पेपर जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी। जैसे कि हम लोगों ने अभी संस्कृत के आपके लगभग 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं सिर्फ संस्कृत सब्जेक्ट के। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो भी व्यक्ति इसको ज्वाइन किए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि उन्हें कुछ फ़ायदा मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो इसको परचेज कर चुके हैं, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि उनका फ़ायदा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ठीक ना भैया, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।